हेलो बच्चों, अपन एक चैप्टर लेके आए 11 तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे अपन चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अपन ने 1 से लगाकर 9 तक के जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। अभी तक अपन ने 36 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनकी डिस्कशन कर लिया है। अब अपन चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे। तो 11 चैप्टर नंबर है, उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको बताते हैं ये कितने मार्क्स का है। ये आपको बताना है 5 अंक का है। ठीक है, ये चैप्टर अपने 5 अंक का है। इसके अंदर से 4 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर से कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेंगे इसके अंदर से। अब इसमें एक सवाल इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव, जो 1 अंक का होगा। ठीक है, तो 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव होगा। एक सवाल इसमें आएगा 1 लाइन का, ठीक है, जो 1 अंक का होगा। और 2 सवाल आएंगे आपके 2 से 3 लाइन के, यानी आपके लघुत्तरात्मक आएंगे, लघुत्तरात्मक आएंगे। ठीक है, तो अपने ये 2 इंटू डेढ़ बराबर 3 अंक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये तैयारी करनी है। तो अपन सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव सवाल का वीडियो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उनके आप वीडियो डालेंगे और इनकी तैयारी करेंगे। फिर अपन 1 लाइन के सवाल है उनकी तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद अपन के क्या है, जो 1.5 अंक के सवाल है उनकी तैयारी करेंगे। तो अपने को ये भी टारगेट है इस चैप्टर के अंदर 5 में से 5 अंक लाने। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब करें। और दूसरा आपको मैं एक बात बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल है मेरा। आपको अगर इसके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही आप क्या है, अगर मान लो आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, लिंक आपसे नहीं ओपन हो रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ मंगा सकते हैं। बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 11 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत करते हैं अपन। बहुत ही आसान आसान सवाल है इसमें ज्यादा चैप्टर बड़ा भी नहीं है। इसमें आपके 40-50 सवाल ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 10-15 1 लाइन के, और फिर अपने 10-15 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो 1.5 मार्क्स के होंगे। तो ये चैप्टर आसानी से आपको याद हो जाएगा, ज्यादा आपके भारी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों को जोड़ने में उपयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो ये जीन अभियांत्रिकी या अनुवांशिक अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्योजन में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, जिसका नाम आपको बताना है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, ये आपके पास में वांछित जीन है। इस वांछित जीन को आप क्या करते हो, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट कर पृथक करते हो। फिर आप इसको वाहक के साथ जोड़ते हो। इस वाहक के साथ आप जोड़ते हो, तो वाहक के साथ जोड़ने में जो एंजाइम काम आता है, जो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है, उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज। ओकाजाकी खंड थे, अपन ने 6ठे चैप्टर में पढ़ा था। वहां ओकाजाकी खंड है, वहां पर डीएनए छोटे छोटे खंडों में बना था, उनको जोड़ने का काम भी डीएनए लाइगेज करता है। अगला सवाल है, डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू या आणविक जीव विज्ञान में काम आने वाला एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने कई बार कंपटीशन के अंदर, नीट के कंपटीशन में कई बार सवाल आ चुका है कि डीएनए की कैंची, डीएनए का चाकू या आणविक जीव विज्ञान में काम आने वाला एंजाइम कौन सा है। जब आप डीएनए पुनर्योजन तकनीक, जीन अभियांत्रिकी करते हो, तो सबसे पहले ये एंजाइम चाहिए। ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है। ठीक है, तो अपन इसका नाम याद रखना है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, या मिलता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये नाम याद रखने हैं आपको, तीनों नाम एक ही है। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस कह दो, चाहे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कह दो, चाहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह दो, इन तीनों को एक ही नाम है। ये डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे GAATTC, इस तरह GAATTC
टी सी है तो ये जी और ए के बीच से काट देंगे, ऐसे जी और ए के बीच से, ठीक है। तो ये फिक्स जगह से काटते हैं, तो अपन कहते हैं ये डीएनए को एक विशेष स्थान से काटते हैं। अगला सवाल है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का निर्माण कौन करता है? जो ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज उसका निर्माण कौन करता है? जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु या पादप कोशिका। तो अभी तक क्या है, 900 से अधिक प्रकार के सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज है वो प्राप्त किए जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब 300 से ज्यादा आप लिख सकते हो, ऐसा कभी सवाल नहीं है कितने एंजाइम प्राप्त किए जा चुके हैं, लेकिन आपको बताना है कि 350 से अधिक प्रकार के एंजाइम खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी एंजाइम होता है, इनका निर्माण करता है जीवाणु। इनका निर्माण कौन करता है? जीवाणु करता है। जब जीवाणु पर जीवाणु भोजी आक्रमण करता है, जब जीवाणु पर जीवाणु भोजी आक्रमण करता है तो ये अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे जीवाणु है इसके ऊपर जीवाणु भोजी यानी विषाणु आक्रमण करता है, बैक्टीरियोफेज आक्रमण करता है, तब ये क्या करता है, ये विशेष प्रकार का एंजाइम मुक्त करता है जिसका नाम आपको बताना सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज। ये इसके अनुवांशिक पदार्थ के टुकड़े कर देता है और ये इसको एक तरह से सुरक्षा देता है। आर्बर्ट नाथन और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने इस सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज की थी। फिर अगला सवाल है प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा था? यानी जो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम खोजा था, तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंद सेकंड याद रखना आपको, ठीक है। अब आपको ऐसे या हिंद फर्स्ट भी हो सकता है या हिंद थर्ड भी हो सकता है, तो हिंद सेकंड याद रखना आपको, ठीक है। हिंद सेकंड ये नाम आपको याद रखना है। ये सबसे पहला खोजा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज था। अगला सवाल है डीएनए को अभिरंजित किया जाता है। जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक अपनाते हैं तो उसमें ये डीएनए होता है, इस डीएनए को क्या करते हैं अपन अभिरंजित करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे अभिरंजित करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, इसको पराबैंगनी किरणों में देखते हैं तो ये डीएनए नारंगी रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है? नारंगी रंग का। ये भी सवाल आ सकता है कि ये जो अभिरंजित डीएनए है इथिडियम ब्रोमाइड से, इसको कौन सी पराबैंगनी कौन सी विकिरणों में देखा जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, डेल्टा किरणें और पराबैंगनी किरणें। तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणें, ठीक है। इस तरह से ये 5 सवाल है बच्चों, आप लोग इन सवालों को अच्छी तरह याद कर लें, आप लिख लें, लिख कर नोट्स बना लें और अच्छी तरह आप क्या करें, पहले इन प्रश्न को देखें, फिर आंसर देने की कोशिश करें, फिर वीडियो के अंदर देखें कि सर ने क्या बताया, और मैं जो बोलता हूं साइड में सवाल वो भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ सवाल पूछा है कि भाई अभी ये जो डीएनए सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज की खोज किसने की? तो आर्बर्ट नाथन और स्मिथ ने की थी। अगला सवाल मैंने यहाँ बोला एक और कि डीएनए होता है, इसको अभिरंजित किया जाता है और उसके पश्चात देखा कौन सी विकिरणों में जाता है? पराबैंगनी विकिरणों में, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो आपका कैचअप पावर है। परीक्षा में जैसे इससे रिलेटेड सवाल इसी टॉपिक में से टीचर उठाएगा तो आपको क्या करना, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है। हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ रहे हैं। ये 5 सवाल फिर लिखे मैंने, आप सवालों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करें। अगला सवाल है डीएनए खंडों को अलग किया जा सकता है, यानी कौन सी तकनीक होती है जिससे डीएनए खंडों को अलग किया जा सकता है? पहला है जैल विद्युत कण संचलन तकनीक, दूसरी है पीसीआर तकनीक, तीसरी है सॉदर्न ब्लोटिंग तकनीक और चौथी है नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक। तो अपन डीएनए खंडों को अलग करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन एक विशेष प्रकार की क्या मशीन लेते हैं। उस मशीन का नाम होता है आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है एगारोज, ठीक है। ये एगारोज एक समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, ये एक बहुलक है, इसको इसमें भरा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसके छोटे छोटे खंडों को डाला जाता है। डीएनए अपने अणु भार के अनुसार क्या होता है, गति करता है, और जो भारी डीएनए होता है वो यही रुक जाता है और हल्का डीएनए होता है वो गति करता रहता है। एक चीज ध्यान रखनी है, डीएनए ऋणात्मक आवेशित अणु है, यानी डीएनए ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, ये क्या होता है, एनोड प्लेट की तरफ गति करता है। इस तरफ एनोड प्लेट है, उस तरफ ये क्या करता है, गति करता है और धीरे धीरे ये पहुंचता है। अब डीएनए खंडों को अलग किया जा सकता है तो इसका उत्तर होगा जैल विद्युत कण संचलन विधि।
अगला सवाल है एगारोज जेल से डीएनए खंडों को निष्कर्षित करना कहलाता है। ये जो एगारोज होता है, इस एगारोज के अंदर ये डीएनए होता है, इसको अपन इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर देते हैं और इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद अपन क्या करते हैं, इस एगारोज में से डीएनए को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को छालन कहते हैं या इल्यूशन कहते हैं या पीसीआर तकनीक कहते हैं या ए और बी दोनों कहते हैं। तो आपको बताना है इसको ए और बी दोनों के नाम से, यानी इसका उत्तर होगा डी। इल्यूशन है उसका हिंदी में नाम है छालन और इंग्लिश में नाम क्या होता है, इल्यूशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जब डीएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर परावैंगिक किरणों में इसको अध्ययन किया जाता है, तब ये डीएनए खंड कैसा दिखाई देता है? पहला नारंगी रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा हरा रंग का और चौथा गुलाबी रंग का। तो आपको बताना है ये नारंगी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला सवाल है एगारोज प्राप्त होता है। एगारोज एक विशेष प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है, पॉलीमर बहुलक होता है, जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है या समुद्री घास से प्राप्त होता है या सीवीड से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एगारोज जेल डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग करना क्या कहलाता है? यानी एगारोज जेल का काम होता है डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग करना। ये क्या कहलाता है? ये छलनी प्रभाव कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये छोटे छोटे सवाल है आपके परीक्षा के नजरिए से, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए खंडों को अलग किया जा सकता है कौन सी तकनीक से? बाकी ये सब सवाल आपको याद रखने हैं। मैंने एक बार एग्जाम दिया था, हमने जब लेक्चरर बनने के लिए, तब हमारे भी ये परीक्षा में सवाल ये किया था एगारोज जेल से डीएनए खंडों को निष्कर्षित करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर छालन और इसके आगे ब्रैकेट में था इल्यूशन। क्या था? इल्यूशन। तो ये सवाल हमारे भी जब हम लेक्चरर बने थे, आपको पढ़ाने के योग्य बने थे, उस टाइम हमारे ये परीक्षा में ये सवाल आया था। आज मुझे ये सवाल याद है, एगारोज जेल से डीएनए खंडों को निष्कर्षित करना कहलाता है, और हमारे बिल्कुल सही हुआ था छालन यानी इल्यूशन। ठीक है, बच्चों अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विजातीय डीएनए, निम्नलिखित में से किसी एक विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। आपके पास में डीएनए होता है, आप डीएनए को क्या होता है, वाहक की सहायता से, किसकी सहायता से? वाहक की सहायता से आप क्या कर सकते हो, परपोषी कोशिका में डाल सकते हो। ठीक है, ये जैसे आपके पास तंबाकू की कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपको क्या करना है, ये उपयोगी डीएनए या जीन स्थानांतरित करना है, तो आप वाहक का उपयोग कर सकते हो। इसके लिए अपन जो वाहक काम लेते हैं उसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम। तो अपन देखते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशियस जीवाणु होता है। इस जीवाणु के अंदर क्या होता है कि अपन उपयोगी डीएनए डाल देते हैं, और ये क्या करता है, तंबाकू को संक्रमित करता है और उसके अंदर उपयोगी डीएनए चला जाता है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशियस के स्थान पर अपन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज दे सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशियस में टीआई प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज में आरआई प्लाज्मिड होता है। ये भी सवाल बनता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशियस में जो प्लाज्मिड होता है उसका नाम क्या होता है, टीआई, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज में जो प्लाज्मिड होता है उसका नाम आरआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, अब ये बाकी ऑप्शन आपको ध्यान नहीं देने हैं, वाहक का काम यही करता है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के लिए काम आने वाला वाहक है। अगर प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण पूछा जाएगा तो आप जीन गन है, माइक्रो इंजेक्शन है, उन तकनीक को आप उपयोग में लोगे। ठीक है, अगला सवाल है, लाभकारी जीन या उपयोगी डीएनए को प्रवर्धित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? आपके पास में ये डीएनए बहुत ही कम है, आपको इसकी 1 अरब प्रतिकृति चाहिए। आपको इसकी कितनी, 1 अरब डीएनए की प्रतिकृति चाहिए। आप कौन सी तकनीक अपनाओगे? जैसे आपके पास एक फोटोकॉपी होती है, आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, इसको सब जगह फैलाना है, तो आप क्या करते हो, आप उसकी फोटोकॉपी करते हो और सबको बांट देते हो। तो इसी तरह से क्या होता है, आप प्रिंटिंग पेज में उसको छपवाते हो, फिर उसके बाद आप प्रचार कर देते हो। वैसे ही क्या है बच्चों, लाभकारी जीन या उपयोगी डीएनए है, उसको प्रवर्धित करना है। प्रवर्धित मतलब उसकी संख्या बढ़ानी है। जैसे ये कोई हाथी है जो आपको क्या है मिला है, काफी पुराना हाथी है, मेहमत है,
ये मिला है और इसकी आपके पास में एक ही डीएनए है, आपको इसकी करोड़ों प्रतिकृति करनी है, तब आप कौन सी तकनीक अपनाते हो? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर करोड़ों की संख्या में डीएनए बन जाता है। जब आपने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको डीएनए थोड़ा सा सैंपल दिया जाता है। मान लो कहीं पे कुछ हत्याकांड वगैरह हो चुका है, आप वहां पे आपके पास सैंपल में इतना सा डीएनए है, आपको उसकी करोड़ों प्रतिकृति चाहिए, तब आप क्या करते हो? पीसीआर तकनीक का सहारा लेते हो। अगला सवाल है प्रथम पुनर्योजन डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसने किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया गया था किसके अंदर? पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफिमूरियम, दूसरा ई कोलाई, तीसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज और चौथा उपरोक्त सभी। तो साल्मोनेला टाइफिमूरियम क्या एक जीवाणु है? उस जीवाणु के अंदर प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया गया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया गया था। उसके बाद में तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत सारे बना लिए गए थे, यानी कि अपन कह रहे हैं प्लाज्मिड की सहायता से ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके बहुत सारे प्लाज्मिड होता है वो जीवाणु में होता है, उसके द्वारा बहुत सारे डीएनए बना लिए गए थे। तो ये प्रथम पुनर्योजित डीएनए होता है, उसका निर्माण है वो साल्मोनेला टाइफिमूरियम में किया गया था। अगला सवाल है सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज। सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? डीएनए को जिस स्थान से काटता उसे कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल, ऑरिसाइट या पहचान स्थल, इसको रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। ये पहचान स्थल होता है, ये जैसे अपन ने मैंने सीक्वेंस बताया ए फिर जी ए टी टी सी या ऐसे कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी सी टी ए जी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये डीएनए को यहां से काटता, मान लो जी और ए के बीच से, जी और ए के बीच से काटता है, तो ये जो जहां से ये डीएनए को काटता है उस जगह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पहचान स्थल। क्या कहते हैं? पहचान स्थल, या उसका नाम होता है रिकॉग्नाइजेशन साइट। रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, उसकी पहचान करता है ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर उसके बाद उसको काटता। हर जगह से डीएनए को नहीं काटता, ये डीएनए को विशेष स्थान से काटता है, ठीक है। जैसे आप क्या है, मान लो कपड़े सिलाने जाते हो तो कैंची होती है, उससे फिक्स जगह से क्या होता है, उसको दर्जी काटता है कपड़े को, वैसे ये डीएनए होता है, उसको फिक्स जगह से काटने का काम कौन करता है? ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस करता है, और जहां से करता है उसको अपन क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। ई कोलाई आर फर्स्ट में, ई कोलाई आर फर्स्ट में आर दर्शाता है। ई कोलाई आर फर्स्ट आपको पता ही है, ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है, इसमें आर दर्शाता है। पहला ऑप्शन वंश, वंश तो आपको पता ही है, ये स्टीरिया ये वंश है, ई दर्शा रहा है। फिर सीओ, सीओ आपको पता है कोलाई इसकी जाति है। आर है उसका प्रभेद है, क्या है? आर उसका प्रभेद है। और ये रोमन संख्या 1 2 3 लिखा, रोमन संख्या, रोमन संख्या किसको दर्शाती है? उस क्रम को दर्शाती है जिससे जीवाणु के प्रभेद को एंजाइम है वो पृथक किया गया। यानी जीवाणु में प्रभेद होता है, जीवाणु के अलग अलग प्रभेद होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड, अपन कह सकते हैं आर है, डी है, ऐसे प्रभेद होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रभेद होता है उससे एंजाइम पृथक किया गया है, उस क्रम को दर्शाता है, उसको कहते हैं रोमन संख्या। क्या कहते हैं? उस क्रम को दर्शाता है जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किया गया है। तो ये रोमन संख्या अगर पूछता तब तो उत्तर ये होता, लेकिन इसने आर पूछा है तो आर उसके प्रभेद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आर उसके प्रभेद को दर्शाता है। बच्चों अपन ने क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है इस बार। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है और उन्हें कहते हैं, यानी सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम यानी विशेष प्रकार के अनुक्रम होता है, उनको पहचानता उन्हें कहते हैं पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए, पुनरावर्ती डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए। तो ये क्या करता है? ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का काम होता है, पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये तीसरा किनारा, ये पांचवा किनारा, ये पांचवा किनारा, ये तीसरा किनारा है। यानी जो विपरीत अनुक्रम होते हैं वहां पे नाइट्रोजन क्षारक का अनुक्रम क्या होता है? समान होता है, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीड्रोमिक डीएनए क्या है? जिसको जैसे एक मलयालम शब्द है,
इस मलयालम शब्द को आप तीसरे डायरेक्शन से पांचवें डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से पढ़ोगे या इस डायरेक्शन से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, उल्टा सीधा समान होगा। वैसे डीएनए को आप इस डायरेक्शन से पढ़ना शुरू करोगे GAATTC, इधर से पढ़ना शुरू करोगे GAATTC, तो ये क्या है, ये तीसरे अनुक्रम, दो विपरीत अनुक्रम है। उन विपरीत अनुक्रमों से अपन क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो उल्टा सीधा एक समान होता है। ऐसे डीएनए को अपन कहते हैं पॉलिंड्रोमिक डीएनए। और ये जो पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज पहचानता है। जैसे इतना सारा गुणसूत्र है, इसमें इतने सारे डीएनए हैं, ये हर जगह से नहीं काटेगा, विशेष प्रकार का जब पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए होगा वहां से जाकर ये काटेगा। और काटेगा कहां से, शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ है वहां से काटता है। ये शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ होता है वहां से काटता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस काटता है वो कहां से काटता है, हाइड्रोजन बंध काटता है, शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ से काटना शुरू करता है। तो ये काटना शुरू करता है शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभ से, ये ध्यान रखना। ये भी सवाल आ सकता है पॉलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, तो आपको बताना है विपरीत जो अनुक्रम होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारकों के विपरीत अनुक्रम होते हैं वो एक समान होते हैं, उसको कहा जाता है पॉलिंड्रोमिक डीएनए। अगला सवाल है क्लोनिंग सहवाहक है, यानी क्लोनिंग वेक्टर कौन है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब आपने क्या किया, ये आपके पास डीएनए था उसमें डाल दिया, उसके बाद उसकी प्रतिकृति हो गई कई संख्या में, तो उसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। यानी जो क्या करे, फोटोकॉपी करे, क्लोन करे। क्लोन आपके पास में एक पेप्सी की बोतल है, आप कहोगे 500 पेप्सी की बोतल हो गई, वो क्लोनिंग हो गया, तो वो क्लोनिंग नहीं माना जाता, उसमें जीवन होना चाहिए तब क्लोनिंग आता बच्चों वर्ड। ठीक है, तो क्लोनिंग सहवाहक है। पहला उदाहरण जीवाणु भोजी, हाँ जीवाणु भोजी होता है वो क्लोनिंग सहवाहक का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मिड होता है जो क्लोनिंग सहवाहक का काम करता है, प्लाज्मिड होता है जो क्लोनिंग सहवाहक का काम करता है। जब आपके पास 10 से 15 किलो बेस तक का डीएनए हो और आपको उसकी प्रतिकृति करनी हो, कई सारी उसकी फोटोकॉपी करनी होती है, आप प्लाज्मिड में डाल देते हो। जब आपके पास 20 से 25 किलो बेस तक का डीएनए होता है तब आप क्या करते हो, जीवाणु भोजी का उपयोग करते हो। और जब आपके पास 30 से 40 किलो बेस तक का डीएनए होता है और उसकी कई फोटोकॉपी करनी होती है तब आप प्लाज्मिड का उपयोग करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये जीवाणु है, इस जीवाणु में ये अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ के अलावा जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए होता है। जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति कर सकता है। इसमें प्रतिजैविक जीन पाए जाते हैं बच्चों। कैसे जीन पाए जाते हैं, इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी इसमें सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये प्लाज्मिड की विशेषता है कि जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें स्वतंत्र प्रतिकृति का गुण होता है, इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है टीएफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। ये पीसीआर तकनीक में काम आने वाला एंजाइम होता है जो थर्मोस्टेबल होता है, यानी एंजाइम 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्म पानी होता है उसमें भी आसानी से जीवित रह सकता है। एंजाइम आपको पता है 50 डिग्री से ऊपर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एंजाइम उच्च ताप पर भी आसानी से क्या होता है, जीवित रहता है। तो इसका नाम होता है टीएफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये किससे प्राप्त होता है, ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म पानी के स्रोतों में पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त किया गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीएफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पीसीआर तकनीक में आता है, जो थर्मोस्टेबल होता है, गर्म करोगे तो भी वो नष्ट नहीं होगा, डीएनए के बॉन्ड टूट जाएंगे लेकिन ये एंजाइम नष्ट नहीं होगा। ये किससे प्राप्त होता है, ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया उससे प्राप्त होता है। अगला सवाल है पीबीआर 322 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी और आर बोलिवर और रोडग्रीज उनके खोज करता है और 322 उनकी प्रयोग संख्या है। तो पीबीआर 322 प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। इसमें कौन से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, 2 होते हैं बच्चों। ये जब आप पीबीआर 322 का अपन डायग्राम बनाते हैं तो इसमें 2 जीन बनाते हैं, एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों।
हेलो बच्चों, अपन लेके आए चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। ये सवाल आ गया नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। अब आपसे पूछा जाए ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण जन किसे कहते हैं और क्या होता है, दोनों फर्क है। ठीक है, ये आपको यहाँ शब्द ध्यान से पढ़ना है। पहला है डीएनए खंडों को परपोषी जीवाणु में प्रवेश करवाना, यानी ये डीएनए खंड है, इसको परपोषी कोशिका के अंदर अपन प्रवेश करवाते हैं, यानी जीवाणु कोशिका में ये डीएनए खंड प्रवेश करवाया जाता है। दूसरा, प्रतिजैविक जीन निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा, इसमें निवेशी निष्क्रियता आ जाती है। तो आपको बताना है उपरोक्त सभी। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे डीएनए खंड को परपोषी को जीवाणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बदल जाता है और उसके बाद में उसमें जो प्रतिजैविक जीन होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। और अगर किसे कहते हैं ऐसा आता तो आपके ये उत्तर सही होता, डीएनए खंडों को परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सवाल है, ई कोलाई में वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। जो ई कोलाई जीवाणु है उसमें वर्ण योग्य चिन्ह कौन से हैं? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। ये तीनों क्या होते हैं? वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। एक क्लोरोफेनिकोल भी होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन तीनों क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। ये जीन क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने जो डीएनए जोड़ा है वो सही स्थान पे जुड़ा है नहीं है। जैसे आप क्या है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, उसमें आप एम्पिसिलिन के पास में ये जोड़ते हो तो एम्पिसिलिन जीन निष्क्रिय हो जाता है। एम्पिसिलिन जीन क्या हो जाएगा? निष्क्रिय है। फिर आप इसको एम्पिसिलिन वाले माध्यम में रखोगे तो ये जीवाणु कॉलोनी है वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। इसको कहते हैं निवेशी निष्क्रियता। अगर आप टेट्रासाइक्लिन के पास जोड़ते हो तो टेट्रासाइक्लिन जीन होता है जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको टेट्रासाइक्लिन में आप अगर रखते हो तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी प्रतिजीन निष्क्रिय होने के कारण ये जीवाणु मर जाते हैं। तो इस तरह से ये वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। इनकी सहायता से अपन पहचान कर सकते हैं कि आपने जो डीएनए जोड़ा है वो सही स्थान पे जुड़ा है या नहीं। अगला सवाल है पुनर्योजन। ये मैंने पूरा वर्ण योग्य चिन्ह का वीडियो बना रखा है, चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लो। और ये आराम से मैंने पूरा अच्छी तरह समझा रखा वीडियो बनाकर। ये टॉपिक काफी टफ पड़ता है बच्चों, तो आप एक बार इसको पूरा वीडियो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया मैंने इस पूरे चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हो। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पुनर्योजन डीएनए में कौन सा एंजाइम निष्क्रिय होता है, यानी पुनर्योजन डीएनए बनता है उसमें कौन सा एंजाइम निष्क्रिय होता है? डीएनए लाइगेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, डीएनए पॉलीमरेज, उपरोक्त सभी। तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उस समय ये निष्क्रिय हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये एंजाइम अपने आप को व्यक्त नहीं करता है यदि पुनर्योजित डीएनए बना है तो, और अगर पुनर्योजित डीएनए नहीं बना है तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज सक्रिय रहता है। ये क्या है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का काम होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये जो वर्णकी पदार्थ होते हैं, जो रंग उत्पादन वाले पदार्थ होते हैं, उनको ये परिवर्तित करता है और एक तरह से क्या करता है, उसको नीले रंग की कॉलोनी के अंदर बदल देता है। ठीक है, अगर मान लो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो गया है, इसका मतलब आपका डीएनए से स्थान पे जुड़ा है और आपकी मेहनत है वो सफल हुई है। तो बीटा ग्लाइको, अगला सब पुनर्योजन डीएनए में कौन सा एंजाइम निष्क्रिय होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम वर्णक उत्पादी पदार्थ को कौन से रंग में बदलता है? तो आपको बताना ये नीले रंग के अंदर बदलता है। ठीक है, अगला सवाल है निवेशी निष्क्रियता होने पर कॉलोनी होगी। अगर निवेशी निष्क्रियता हो चुकी है तो कॉलोनी, इसका मतलब अपन को पता है पुनर्योजन कॉलोनी हो चुकी है। उपयोग चिन्ह डाला, वो सही स्थान पे जुड़ा है और अपन कह रहे हैं पुनर्योजन कॉलोनी बनेगी। तो निवेशी निष्क्रियता ये प्रदर्शित करती है कि पुनर्योजन कॉलोनी बनी है, और अगर निवेशी निष्क्रियता नहीं हुई है तो वो अपुनर्योजन कॉलोनी है। तो इसका उत्तर होगा पुनर्योजन कॉलोनी।